formation of image in a फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जब भी कभी हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि जब तक वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा तब तक तो इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट जैसे ही सामने से हट जाएगा तो इमेज भी हट जाएगी। देखिए इसका आप डायग्राम बनाकर दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया ये, ठीक है। ये जो डॉट मैंने बनाया है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट के बराबर बिल्कुल छोटा सा ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ना इसमें ये देखेंगे कि इसमें से कितनी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट इधर बोल दिया, तो इसमें से कितनी रेज ऑफ लाइट निकल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें से रेज ऑफ लाइट निकलती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी, जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, रेज ऑफ लाइट कैसे निकलेगी। ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मतलब जिसमें खुद की अपनी कुछ लाइट है, जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, तो वो तो हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो हम में से भी लाइट रेज निकलती है। लेकिन कैसे, हम जिस भी लाइट में खड़े हुए हैं, जैसे हम ट्यूबलाइट की रोशनी में खड़े हुए हैं तो ट्यूबलाइट की लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर सबकी आंखों में जा रही है, तो तभी वो हम दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को। तो आप ये देखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकलती है इनफाइनाइट। अब उसमें इमेज जब बनती है ना, प्लेन मिरर के सामने जब इमेज बनती है तो हम ये कहेंगे कि उसमें से लाइट रेज तो निकलेंगी इनफाइनाइट, लेकिन मैं कोई दो लाइट रेज ले लूँगा, ठीक है। कोई दो लाइट, समझने के लिए कोई दो लाइट रेज ले लेंगे। तो मैंने ये कहा कि एक लाइट रेज तो चलिए ये हो गई, ये यहाँ से निकली ऑब्जेक्ट में से, तो ये मिरर को ऐसे टकराएगी। टकराने के बाद जिस एंगल पर टकराई है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बना ली, यानी कि मैंने एक नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैंने बोल दिया I1, तो इधर जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल होगा वो R1 होगा, और I1 और R1 ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया। अब इसी तरीके से इसी ऑब्जेक्ट में से एक लाइट रे और निकलेगी, मान लीजिए वो ऐसे आई, तो यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल बनाइए आप, नॉर्मल बना लिया। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, अब उसको मैंने बोल दिया I2, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, ये हो गया R2। अब सवाल ये उठता है कि एक तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता चला जाऊँ आगे और इसको भी एक्सटेंड करता चला जाऊँ आगे, तो ये दोनों ना खुलती हुई जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं यहाँ पर आगे जाकर। रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मिलती हैं हम ये कहते हैं कि हमारी इमेज वहीं पर बनती है। तो ये जो लाइट रेज हैं, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ये दोनों लाइट रेज आपको मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी कहीं पर भी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि इस तरफ तो नहीं मिल रही है, क्या पता इधर अगर पीछे एक्सटेंड करें तो मिल जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो देखा तो ये दोनों इस पॉइंट पर जाकर मिल गई, ठीक है। यहाँ पर
जहाँ पर ये लाइट रेज मिलेंगी इसको मैं बोलूँगा इमेज, इसको मैं बोलूँगा इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी लाइट रेज मिलेगी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जो डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को x बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है अगर उसको x बोलते हैं, तो इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस आएगा वो भी x ही होगा, वो भी x ही होगा। तो इसकी इसी वजह से हम प्लेन मिरर के आगे जितना आगे हम खड़े होते हैं, मान लीजिए हम प्लेन मिरर से 2 मीटर आगे खड़े हुए, तो हमें जो हमारी इमेज बनती हुई नज़र आती है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है जैसे 2 मीटर पीछे की तरफ बन रही हो, समझ गए। अगर मान लीजिए हम एक मिरर है, उस मिरर से आगे 2 मीटर आगे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जब हमारी इमेज बनेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो मिरर से 2 मीटर पीछे बन रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में और मिरर में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर में और इमेज में डिस्टेंस होगा, ठीक है। और दूर कोई शीशा रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, तो प्लेन मिरर से हम अपने आप को देखते हैं उस प्लेन मिरर में, और फिर हम चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे उस प्लेन मिरर की तरफ, तो उधर से हमें लगता है कि हमारी इमेज भी हमारी तरफ बढ़ रही है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो इसका मतलब क्या है कि आप जब प्लेन मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप क्या कम करते जा रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट का और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, यानी कि यू आर रिड्यूसिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज भी आपकी तरफ बढ़ रही है, यानी कि इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा। आप एक डिस्टेंस कम करेंगे दूसरा भी कम होगा, आप एक बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया यहाँ पर किस तरीके से इमेज बनेगी। ये मैंने बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करी। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक छोटे से डॉट के बराबर है, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा डॉट जितना तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट का साइज़ तो बड़ा होता है। तो हम अब बात करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट की। बड़ा ऑब्जेक्ट यानी कि मैं उसको फाइनाइट ऑब्जेक्ट बोलूँगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया फिगर। आपको कैसे बनाना है ये कि आप यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना लेंगे, प्लेन मिरर बनाकर यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखकर आप क्या करें, क्योंकि कई बार टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन जाती है, तो आप क्या करें, प्रोटेक्टर रखकर 90 डिग्री का एंगल बना लें। फिर आपने मान लीजिए मेज़र करा कि ये एंगल 20 डिग्री है, मतलब इस वाली लाइन 90 डिग्री वाली लाइन और इस इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आपने मेज़र करा 20 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 20 डिग्री बना लेना एंगल, समझ गए, ठीक है। और उसी तरीके से फिर थोड़े गैप के साथ एक और लाइट रे आपने यहाँ पर कनेक्ट करी, फिर यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, फिर मेज़र करना, मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला भी फिर 30 डिग्री बना देना। सर एग्जाम में फिगर बनाना बोले सर एंगल इक्वल टू एंगल एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा या फिगर बना सकते हैं? नहीं, फिगर तो आप बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने फ्री हैंड से बनाया तो आपको लगभग दिखाई दे रहा है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। मान लो आप फ्री हैंड से बनाते हैं और उतना साफ नहीं बन पाता फिगर, तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि प्रोटेक्टर से एंगल बना लेना, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो। ये I1 I2 के इक्वल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन I1 और R1 इक्वल होना चाहिए, I2 और R2 इक्वल होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सर दोनों लाइन पैरेलल होती इमेज फॉर्म ही ना होती तो? हाँ, अगर दोनों लाइन पैरेलल होती तो इमेज फॉर्म ही नहीं होती, तो इमेज फॉर्म ही नहीं होती। और कभी भी ऐसा होता है कि प्लेन मिरर में कभी भी दोनों लाइन पैरेलल होंगी ही नहीं, कभी भी दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी। बताओ कैसे? अगर मान लीजिए मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम एंगल तो बन ही नहीं सकते भाई। एक तो ऐसे आ रही है थोड़ी टिल्टेड है और एक थोड़ी ज़्यादा टिल्टेड है, तो वो पैरेलल कब आएंगी? जब बिल्कुल स्ट्रेट ही दो लाइन्स होंगी तभी पैरेलल बन पाएंगी, नहीं तो बन नहीं पाएंगी पैरेलल, समझ गए, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाएगा। प्लेन मिरर में जनरली प्लेन मिरर के रे डायग्राम्स आते भी नहीं हैं, ठीक है, आते हैं कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के। तो हम बात करते हैं कि जैसे ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ बस मैंने देखनी है जो मुझे ध्यान देना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जैसे एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, इन दोनों का मिलना ज़रूरी है। ये जहाँ पर मिलेगी इमेज वहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये दोनों खुलती हुई जा रही हैं तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इनको पीछे एक्सटेंड करें तो ये ऐसे जाके आगे जाकर मिल जाएंगी। तो जहाँ ये मिलती हैं वहाँ इमेज बनती है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को समझ में आ गया? आर्या, रांची, विनायक, विहान, ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे चलता हूँ मैं, ओके आगे चलता हूँ। नेक्स्ट आप लिखेंगे
इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। Image of an extended object or इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या फाइनाइट ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनेगी ये देखना है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था ऐसा ना बनकर थोड़ा ऑब्जेक्ट आपका बड़ा बनेगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पर फिर से मैं वही काम करूँगा कि मैंने प्लेन मिरर बना दिया एक, प्लेन मिरर हो गया। आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने एरो बनाया, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हेड, और ये जो नीचे है ये उसका फुट है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इसको बोल दिया ए बी, ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया ए बी। अब इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके हेड की और टेल की बात करूँगा। हेड और टेल की अगर इमेज बन गई तो बीच में जितना भी पोर्शन है उसकी पूरी की इमेज तो बनी जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो हेड है, हेड में से निकलने वाली कितनी लाइट रेज होंगी, इनफाइनाइट। हम क्या करेंगे, हम वही 2 लाइट रेज लेंगे। तो एक लाइट रे को तो आप क्या करो, इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दो एक लाइट रे को। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएंगे तो लाइट रे जब भी प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है तो वो एज इट इज जो है, जिस तरह से ये गई है, टकराई है, उसी तरह से ये वापस आ जाती है, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि एक लाइट रे आपने ऐसी ले ली जो एक पर्टिकुलर एंगल पर टकराती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगी। परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये हमने बना लिया बेटा, ये एंगल हो गया I1, समझ गए, ये एंगल हो गया I1 और ये इस पर टकराया तो ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर आ जाएगी। तो आप जो पॉइंट ए था आपका, ये जो इसका हेड था, पूरा जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका जो हेड था, इसको एक पॉइंट की तरह आप कंसिडर करिए। तो एक रिफ्लेक्टेड रे, जब भी कभी कोई भी रे, इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर सीधा स्ट्राइक करती है तो वो जैसे स्ट्राइक करेगी वो वैसे ही स्ट्राइक, वैसे ही वापस आ जाएगी, उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसा रीज़न क्या है इसका, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर बनाता हूँ ना ऐसे, तो अगर कोई लाइन रे बेटा इस पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो जरा आप नॉर्मल बनाकर देखिए। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल भी यही है। इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल भी यही है। नॉर्मल के अलॉन्ग ही अगर कोई लाइट रे, यानी कि परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो परपेंडिकुलर भी यही है, नॉर्मल भी यही है, उन दोनों के बीच में तो कुछ एंगल ही नहीं बनेगा। उन दोनों के बीच में तो कुछ एंगल ही नहीं बनेगा, नहीं समझे। अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तब तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन भी ऐसे ही है तो इन दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बना, दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। तो मैंने एक लाइट रे ले ली, एक लाइट रे जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है इसको, ठीक। तो मैं इस वाले पॉइंट पर तो मैं नॉर्मल बना ही नहीं सकता,
क्योंकि हमने क्या करा, ये जो लाइट रे है हमने इस लाइट रे को ही परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करवाया है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल बना ही नहीं पाओगे, बनाओगे तो वो दिखाई नहीं देगी, इसी लाइन के अंदर छुप जाएगी वो नॉर्मल। तो जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच में एंगल कुछ नहीं बनेगा। जब एंगल कुछ नहीं बनेगा यानी कि एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब एंगल कुछ नहीं होता तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब ये है कि कुछ भी डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, जिस रास्ते वो टकराई है उसी रास्ते वापस आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट टकराती है, हाँ वो रिबाउंड कर रही है, वो एग्जैक्टली अपना जो पाथ है रिट्रेस कर रही है। एग्जैक्टली पाथ रिट्रेस करने का मतलब जिस रास्ते जाना उसी रास्ते वापस आना। समझ गए? तो यहाँ पर तो इस तरीके का कुछ बन नहीं पाएगा। तो आप ये समझिए कि बेटा ये ऐसे जा रही है तो ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इसी रास्ते वापस आ गई। और यहाँ पर ऑब्लिकली यानी कि एट एन एंगल टकरा रही है, तो फिर ये एक एंगल पर, जितने एंगल पर टकराई है उतने एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा। तो भाई एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, यहाँ से कितनी लाइट रेज निकली, एक ये और एक ये, रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है, 2, एक ये और एक ये। तो एक लाइट रे तो ऐसे 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 जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, और एक लाइट रे ऐसे ऐसे जा रही है, तो इधर तो कहीं ये मिलेगी नहीं। जैसे यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली ऐसे आ रही थी, एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही थी, तो ये इधर तो कहीं मिलती नहीं, तो इनको पीछे एक्सटेंड करा तो ये मिल गई। सिमिलरली ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही है, तो ये इस तरफ कहीं नहीं मिलेंगी, इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेंगी। समझ गए? तो इसको मैंने ऐसे 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 एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, ऐसे इसको भी डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करी, और हमने देखा दोनों यहाँ पर मिल गए। तो ये जो ए का, ये जो ए वाला टिप है इसका, ये जो टिप है, इस टिप का जो इमेज बन गया उसको मैं बोलूँगा ए डैश। ए के ऊपर एक आप छोटा सा ऐसे छोटी सी ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, इसको बोल देते हैं ए डैश। ऑनलाइन वालों को फिगर ठीक से दिखाई दे रही है, बताइए। यस सर। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने काम ए के लिए करा बिल्कुल ठीक वैसा ही काम मैं बी के लिए करूँगा। बी यानी कि इस ऑब्जेक्ट का टेल, यानी कि अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारा पैर, ठीक है, तो सर की इमेज तो यहाँ बन गई। अब पैर की इमेज के लिए क्या करेंगे, सेम काम हुई कि यहाँ से एक लाइट रे तो ऐसी निकालेंगे जो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। तो जो लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है वो जिस रास्ते टकराएगी उसी रास्ते लौट आएगी वापस। समझ गए? और एक लाइट रे मैंने क्या करी, एक एट एन एंगल यहाँ पर इसको टकरा दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर टकराई तो यहाँ पर आपने एक एंगल बनाया नॉर्मल ड्रॉ करके, ये एंगल हो गया I2, तो ये इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी R2। और बेटा सेम कहानी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या कि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आप कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ और इधर कितना भी एक्सटेंड करते चले जाओ, ये मिलेगी नहीं। हाँ, अगर इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जरूर मिलेगी। तो हमने क्या करा, ऐसे इसको पीछे एक्सटेंड करा और ऐसे पीछे एक्सटेंड करा, तो ये इस पॉइंट पर मिल गई। फिर आप क्या करें, ऐसे ही इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, सब पॉइंट्स का, बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे। तो पूरी की पूरी जो ये ए बी इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर आपको तैयार दिख जाएगी। और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये जो आपका ए बी था, ये पूरा का पूरा जो ए बी था, इसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये था आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो ए डैश बी डैश है ये आपका बन गया बेटा इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से एक फाइनाइट इमेज बनती है। बस
सर ऑब्जेक्ट मिरर से ज़्यादा बड़ा हुआ तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर से ज़्यादा बड़ा हुआ तो क्या होगा, सोच कर बताओ। इमेज बनी सर। जितना ऑब्जेक्ट होगा, बस जितना ऑब्जेक्ट उस मिरर को कवर कर पाएगा उतनी ही इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टेंस पीछे कर दे तो पूरी आ हाँ जाएगी। हाँ, तो फिर पूरा आ जाएगा, तो फिर पूरा आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई? एक आपने ना जैसे गाड़ी है, कार होती है या स्कूटर होता है, तो स्कूटर पर आप देखेंगे कि जो उसमें ना मिरर लगे रहते हैं पीछे देखने के, तो उस पर ना एक लाइन लिखी रहती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपने देखा होगा। ऐसे ही कार का जो पीछे देखने वाला वो जो साइड में फ्लैप लगे होते हैं, मिरर होते हैं, उस पर भी लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है कि अब वो इतना सा शीशा है, उस पर इतना बड़ा ट्रक है, वो दिखाई दे रहा है आपको ज़रा सा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस मिरर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी इतना सा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जो लिखा रहता है ना कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, हम अगर पीछे मिरर में देख रहे हैं कि इतना सा छोटा सा ट्रक दिखाई दे रहा है या इतनी सी कार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको देख कर ये ना समझ लें कि उसमें प्लेन मिरर लगा हुआ है, अरे ये तो बहुत दूर है, अभी घुमा दो गाड़ी, पता चला ट्रक बाजू में ही था, गाड़ी उसके अंदर टकरा गई, ठीक है। तो इस वजह से वो चीज़ लिखी रहती है, वो नए ड्राइवर्स के लिए होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई तो दे रहा है जैसे बहुत दूर हो, लेकिन है असल में बहुत नज़दीक। तो इसलिए ज़रा संभल के ड्राइव करना है। सोचिए कि वहाँ पर अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है ये मैं आप पर छोड़ूंगा, जब मैं बताऊंगा तब आप बताएंगे कौन सा मिरर है। हर मिरर की प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए वहाँ प्लेन मिरर लगा दिया जाए, तो प्लेन मिरर लगा दिया जाए, बाजू में कोई ट्रक चल रहा है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ट्रक की हेडलाइट बस इतनी दिखाई दे जाएगी उसमें, ठीक है। तो हमें लगेगा यार ये क्या है, तो कुछ है ही नहीं, बंदे ने घुमा दी गाड़ी और पता चला कि सीधा ऊपर पहुँच गया वो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि प्लेन मिरर में जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी साइज़ की आपको इमेज दिखाई देती है। तो सवाल ये है कि मिरर तो इतना सा है, मैं उसके सामने खड़ा हो गया तो मेरा पेट दिखाई देगा उसमें सिर्फ, क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ पर मिरर को लगा कर खड़े हैं, इतना सा मिरर है। अब इतने से मिरर में खुद को देखना है तो जरा मिरर को दूर ले जाना पड़ेगा ना, ठीक। तो हम जितना दूर जाते जाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ भी उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है पहली चीज़ कि ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का है हमारी इमेज भी उसी साइज़ की बनेगी। मान लीजिए हम 6 फुट के हैं, हमने 8 फुट का मिरर ले लिया, हम उसके आगे खड़े हुए हैं, हमने 8 फुट का मिरर ले लिया, तो 6 फुट की हमारी इमेज दिखा पाएगा वो, क्योंकि वो मिरर ही 8 फुट का है, तो वो 6 फुट तक की या 8 फुट तक की सारी इमेजेस दिखा देगा उसमें। तो हमारा जो हाइट है पूरी, वो उसने उसमें पूरी दिखा दी। और कितनी दूरी पर दिखाएगा, मान लो मैं 2 फुट या 4 फुट दूर पर खड़ा हूँ, तो इमेज भी ऐसा लगेगा कि 4 फुट अंदर की तरफ बन रही है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि इधर एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, 2 दोस्त खड़े हुए हैं, एक दोस्त इधर खड़ा हुआ है, उसने कहा कि मैं देखता हूँ मेरी जो इमेज है वो कितनी दूर बन रही है, और पकड़ लो मेरी इमेज को पकड़ लिया जाए, ठीक है। वो कहता ठीक है, वो कहता है कि मैं ना 3 फुट दूर खड़ा हो रहा हूँ, वो 3 फुट दूर खड़ा हो गया, ठीक है। ये इधर मिरर लगा हुआ है, पीछे ओपन स्पेस है, ठीक। वो कहता है कि भाई मेरी इमेज ना 3 फुट अंदर बन रही है, पकड़ इसको जाके। वो कहता है भाई पीछे तो कुछ है ही नहीं ना। अब ये कहता है नहीं तो आगे देख। वो फिर आकर देखता, कहता हाँ भाई तेरी इमेज तो मेरे को दिखाई दे रही है, 3 फुट अंदर बन रही है। कहता तो फिर पकड़ना उसको, वो इमेज निकल जाएगी, उसको पकड़ के रख। मैं देखता हूँ वर्चुअल इमेज तब तक कैसे रहती है, और जब तू उसको पकड़ के रखियो फिर इधर से आकर मैं भी देखूंगा कहाँ मेरी इमेज, ठीक। अब वो कह रहा है भाई पकड़ूंगा किसको, वो तो है ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसी इमेज जो आपको इधर खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, तब तो दिखाई दे रही है, लेकिन कोई दूसरा बंदा जाकर देखता है, वो कहता है इधर तो कोई इमेज नहीं है। ऐसी इमेज को ही तो हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब हम डिक्शनरी में देखेंगे, वर्चुअल का मतलब होता है नकली। तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, नकली इमेज बोलते हैं। और इसीलिए जो नकली इमेज होती है, नकली इमेज को डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम, जैसे ये क्या है बोल्ड लाइन और ये क्या है डॉटेड लाइन है, तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वर्चुअल इमेज को, समझ गए। रियल इमेज क्या है, एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक। अब क्या है कि सलमान खान की फ़ोटो आई, तो सलमान खान की फ़ोटो पर सलमान खान भी ऐसे, हाँ मेरी फ़ोटो है। दूसरा बंदा आया, वो भी ऐसे, हाँ सलमान की फ़ोटो है, तो वो ऐसे टच करके उसको देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बंदा वहाँ पर है या नहीं है, लेकिन उसकी फ़ोटो को हर कोई टच करके देख सकता है, हर कोई हाथ में लेकर देख सकता है, हाँ ये उसकी फ़ोटो है। और वो फ़ोटो फिर चेंज नहीं होगी अगेन अनटिल एंड अनलेस कोई हॉरर मूवी नहीं है तो,
समझ गए? कोई हॉरर मूवी होगी तो कहेंगे नहीं फ़ोटो तो सलमान की थी, ऋतिक कैसे बन गया, ठीक है? तो वो चेंज होता रहता है, उसमें तो कुछ अलग ही कहानियाँ चलती हैं, समझ गए? वर्चुअल इमेज जब तक रहेगी जब तक ऑब्जेक्ट होगा, और रियल इमेज ऑब्जेक्ट गायब भी हो जाए तब भी रियल इमेज रहेगी। ठीक, अब नोट करें इसमें एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी। वर्चुअल एंड रियल। सर हमने लास्ट क्लास में बताया था हमारा रेटिना जो होता है वो रियल इमेज फॉर्म करता है। बिल्कुल, तो वैसे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जो चीज़ देखते हैं वही देखते हैं, जैसे ही हम मतलब फेस को टेल कर देते हैं तो चीज़ जो है बदल जाती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम जो देखते हैं ना, हम कभी भी जैसे किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब जो आई वाला एग्जांपल मैंने दिया था, आई में दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो आई होती है, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, एक तो आई मिरर नहीं होता, आई एक लेंस होता है। क्योंकि बाहर से कोई भी लाइट रे आती है तो वो हमारी आई के अंदर चली जाती है, आर पार निकल जाती है, ठीक है? तो हम उसको, आई जो है वो मिरर नहीं है, वो लेंस है। फिर हमने एग्जांपल क्यों दिया था वो बताता हूँ कि आई के अंदर जब लाइट रे चली गई तो अंदर जो है आई के पीछे की तरफ जाकर अंदर जो है, अंदर एक स्क्रीन होती है, अंदर एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। तो बाहर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की इमेज अंदर बनती है जाकर, उसको मैं बोल देता हूँ कि वो जो अंदर इमेज बन रही है ना, वो इमेज रियल बनती है, यानी कि वो उल्टी बनती है। उसको हमारा माइंड पढ़ता है। मतलब अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ तो एक्चुअली मेरी आंखें नहीं देख रही आपको, आपको मेरा माइंड देख रहा है। आँख जो है, आँख तो एक लेंस है, आँख तो एक मीडियम है जिसके थ्रू लाइट अंदर जा रही है। तो इमेज कहाँ पर बनी? इमेज बनी रेटिना पर। रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टी बनती है, लेकिन हमारा माइंड उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है। समझ रहे हैं? माइंड को कैसे पता कि सर वो Yes. इमेज उल्टी है? दोबारा बोलो। माइंड को कैसे पता कि माइंड में image कैसे उल्टी पता? है? देखिए ऐसा होता है कि जिस तरीके की धीरे धीरे करके जिस तरह की हम आदत डाल लेते हैं वैसी आदत पड़ जाती है। तो धीरे धीरे करके एक आदत डेवलप हो जाती है कि नहीं इधर माउथ है, ठीक, नहीं इधर जो है वो हैंड्स है, इधर जो है वो फुट है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग जब डेवलप होता है तो वो ये समझता है कि हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो तो उल्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो इमेज उल्टी बन रही है। लेकिन हमें अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो आवाज़ तो सामने से सुनाई दे रही है, इमेज है, मतलब मुंह जो है वो मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है, आवाज़ लेकिन मुझे सामने से क्यों सुनाई दे रही है? तो फिर साउंड का और लाइट का दोनों का कोऑर्डिनेशन करके माइंड स्टडी करने लगता है कि इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का माउथ है वो ऊपर है, तो वो अपने मुँह से ही बोल रहा है, तो इस वजह से वहाँ से ही आवाज़ आ रही होगी। तो धीरे धीरे करके जब दिमाग डेवलप होता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, जो भी चीज़ें सीधी हैं, जो भी चीज़ें मुझे उल्टी दिख रही हैं उनको मुझे घुमाकर स्टडी करना है, बस सिर्फ इतना है। तो ये जो है ये प्रोसेसिंग दिमाग के अंदर चलती है, समझ गए? तो शुरुआत में क्योंकि ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ होता तो हम किसी भी चीज़ को एनालाइज ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, मुश्किल से 1 महीने का 2 महीने का, मतलब खैर ज़्यादा छोटा बोल दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर लो, 1 साल का कोई बच्चा है, तो वो अभी एनालाइज करना ही नहीं सीखा है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। अब मान लीजिए कि कोई जगह है जहाँ पर आगे बहुत कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि ये गैस पर रखी हुई है, गर्म हो तो बेचारा जाकर छू लेगा उसको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक बार जब छू लिया और हाथ जला बड़ी तेज़ी से, तब उसको समझ में आ जाएगा नहीं, गैस के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी है तो मतलब खतरा है, इसको छूना नहीं है, ठीक है। बर्फ़ अगर रखी है तो ये बहुत ठंडा है, इसको छूना नहीं है, ठीक। तो वो धीरे धीरे करके माइंड में सारी चीज़ें एक बार कोडिंग उसकी होती रहती है, और फिर जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम रिकॉल करके फटाफट बोल देते हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हारा नाम 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। अब जब भी तुम दिखाई दोगे मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा। वही चीज़ है कि धीरे धीरे माइंड उसको एनालाइज करता रहा कि नहीं ये जो तू सीधा देख रहा है एक्चुअल में सीधा नहीं है, ये उल्टा है, तो वो उसको उस हिसाब से स्टडी करने लगता है, वो चीज़ें कोडिंग हो जाती है दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ इसमें। आप कह रहे थे कि रियल इमेज जो है लाइक अगर ऑब्जेक्ट चला जाता है वो इमेज में रहती है, हमारे रेटिना को तो रियल इमेज दिखती है, तो आप कैसे यूज करोगे? अच्छा, हमारे रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, ठीक है। वो रियल इमेज जो है वो कहाँ स्टोर हुई? वो हमारे दिमाग में स्टोर हो गई थ्रू अवर रेटिना। अब क्या हुआ, अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, अब उसकी इमेज बनी, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो गई। तुम आए, हाँ जी कुशाल आ गया, तुम आए, हाँ जी प्रचिता आ गई। तो क्या हुआ
कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर हो रही हैं, यानी कि वो पिक्चर्स जो हैं वो अनलिमिटेड मेमोरीज जो हैं वो दिमाग में स्टोर हो रही हैं। क्या होता है कि जैसे ही फिर तुम दोबारा आए तो वो वहाँ से कोरिलेट कर गया कि अच्छा ये पिक्चर जो है जो अब मुझे दिखाई दे रही है, पहले ही मैंने कुशागर को देखा था, ये उसी से मैच कर रही है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि तुम बड़े हो गए, दाढ़ी मूछ निकल आई तुम्हारी, फिर हम कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा मैच तो कर रहा है, कुछ मैच तो कर रहा है, फिर हम कहेंगे कि हाँ ये जो है ये वही होगा। तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी कभी, हम सब इंसानों के साथ ये कहानी है कि हम बैठे हैं और बैठे बैठे हम कुछ ऐसे खो गए, ठीक है, फिर सामने वाला हमारी आंखों के आगे ऐसे हाथ करता है, फिर जाग जाते हैं। तो जब हम खोते हैं, कभी भी हम खोते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लैंक हो गया हो या हम इन्फिनिटी में कहीं देख रहे हो कि हम बहुत दूर तक कहीं देखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर आंखें तो खुली हैं, लेकिन कोई ना कोई पिक्चर चल रही होती है कि अच्छा मैं सुबह ऐसे स्कूल गया था। फॉर एग्जांपल हमारी कोई चीज़ खो गई, सोचो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हम स्कूल में भूल आए, उसको खो गई, तो हम बैठ कर ना सोचते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये सोचना हमको किसी ने सिखाया नहीं है, हम धीरे धीरे सोच रहे हैं। तो सोचते टाइम हम क्या सोचते हैं, अच्छा मैं सुबह बस में चढ़ा था, फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैंने बस में चढ़कर फिर मैं लेफ़्ट मुड़ा था या राइट, नहीं मैं राइट मुड़ा था, फिर मैं तीसरी सीट पर बैठा था, मेरे बाजू में वो बंदा बैठा हुआ था, अच्छा फिर मैं उतरा था। तो आप ये जब सोचते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आप मुंह से उन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं, आपके दिमाग में और बल्कि आपकी आंखों के सामने वो एक पिक्चर चलती है। होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना? वो एक पिक्चर चलती है आपको पूरा। अभी आप आज का सोचें कि आज जब मैं स्कूल गया था तो क्या क्या हुआ, तो आपको एक एक चीज़ याद आ जाएगी। किसी बच्चे ने क्लास में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी हो और उसको देखकर आपको बहुत हंसी आई हो, तो आपको उसकी वो हरकत बार बार याद आती है। फिर आप बैठे बैठे अचानक से हंसते हैं, यार ये अजीब बेवकूफ़ है, कैसे डांस करके दिखा रहा था, ठीक है। तो वो उसका डांस जो है वो दिमाग में छप जाता है और फिर बार बार हमको उसको सोच कर हंसी आती है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है दिमाग, ये एक ऐसी डिवाइस है, इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो कितने मेगाबाइट्स के हैं, कितने गीगाबाइट्स के हैं, किसी को पता नहीं है। तो उसके अंदर वो इमेजेस सारी धीरे धीरे करके स्टोर होती जाती हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वो जो इमेज है वो ऐसा नहीं है कि एक बंदा हट गया तो वो इमेज हट गई, वो इमेज स्टोर हो चुकी है, वो प्रिंट होकर स्टोर हो गई, दिमाग में सेव हो गई है। अब वो बंदा दोबारा सामने आएगा तो वो रिकलेक्ट कर लेगा, उसको मैच करेगा कि अच्छा ये उससे मैच कर रही है तो फिर ये वही है, ठीक है। कई बार होता है कोई बंदा हमको लॉकडाउन से पहले मिला था, फिर लॉकडाउन के बाद मिला, अच्छा हाँ भैया आप तो वो हो ना, हाँ मैं पहचान गया आपको। तो ये वो चीज़ है। चले जी आगे। सभी को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वालों को कुछ ज़्यादा ऊंची बातें तो नहीं कर दी मैंने? ठीक है। तो ये सब डे टू डे लाइफ की ही एक्टिविटीज़ हैं जो हम सबके साथ होती हैं। तो याद रखना, रेटिना पर इमेज जो है वो रियल बनती है, और वो रियल इमेज आपका सोचना, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो तब तक ही रहती है जब तक सामने ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर तो गायब। अब तुम सामने से हट गए तो तुम दिखोगे थोड़ी मुझे, लेकिन वो स्टोर हो गई, तुम्हारी जो फोटो है, तुम्हारी जो इमेज है, अपीयरेंस है, वो स्टोर हो गया दिमाग में, तो इसलिए वो कैप्चर हो गई इमेज, मतलब वो फोटो खिंच गई, ठीक। खींच के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, हाँ मतलब फोटो खींच के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल, और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही होता रहता है। और उसका भी एक टाइम गैप होता है, उसका भी एक टाइम गैप होता है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स में, उसका एक टाइम गैप होता है 10 सेकंड, सॉरी 10 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड। मिली सेकंड का मतलब क्या है, एक फिल्म देख रहे हैं आप, तो फिल्म में पता है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फिल्म बनती किस तरीके से, फिल्म, हाँ फ्रेम्स बनते हैं। वो फ्रेम्स किस तरीके से बनते हैं कि हीरो ने ऐसे हाथ उठाया, ठीक है, आपको क्या दिखाई दिया, ऐसे उसने हाथ उठाया, तो क्या है कि उसकी लगभग 100 या 150 पिक्चर्स खिंच गई हैं लगातार, ठीक है, स्टिल इमेजेस, और वो फिर मूव हो गई ऐसे, एक में ऐसे हाथ, दूसरे में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसी 150 पिक्चर्स हैं जिसमें जरा सा उसका हाथ उठ रहा है। फिर आपने क्या करा, फटाफट उसको चला दिया ऐसे करके, ठीक है। ध्यान रखा कि जो आप जिस स्पीड से उसको प्ले करेंगे ना फोटोज़ को, वो 10 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, मान लो 11 मिली सेकेंड है, तो आप पहचान जाओगे अच्छा टुकड़े टुकड़ों में ऐसे चल रही है, ये तो इमेजेस हैं ही नहीं, ये तो जो है ये तो वीडियो है ही नहीं, ये तो इमेजेस हैं अलग अलग। तो वो क्या करते हैं, वो जो बढ़िया क्वालिटी की वीडियो होती है वो क्या करते हैं, वो उसको 10 मिली सेकेंड से जितना कम रखेंगे उतना ही बढ़िया। मान लो 5 मिली सेकेंड का रख दिया, 5 मिली सेकेंड का रख दिया, हमारी आंखें ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगी कि अलग अलग फोटोज़ दिखाई जा रही है हमको, तो हमारी आंखों को लगेगा
हम अलग अलग फ़ोटोज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हाथ ऐसे सीधा उठा दिया गया है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस है ये वीडियो में और इमेज में ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि ये एक ना धोखा होता है। लेटे हुए हैं बेड पर, कुछ सोच रहे हैं, पंखा चला दिया 1 नंबर पर, ठीक है। पंखा 4 नंबर पर, सोचिए 4 नंबर मैक्सिमम उसका जो स्पीड है वो 4 नंबर का है, 4 नंबर पर चला रखा है। देख रहे हैं तो कोई पंखड़ी नज़र नहीं आ रही है, कोई पंखड़ी नज़र नहीं आ रही है, जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक सर्कल है, ऐसे घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, अलग अलग उसके ब्लेड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने 3 नंबर पर कर दिया, अब लगा कि हाँ कुछ अलग अलग है, मतलब मैंने उसकी स्पीड कम कर दी। अब मैंने 2 नंबर पर कर दिया और अलग अलग, लेकिन अब भी सर्कल नज़र आ रहा है। फिर 1 नंबर पर कर दिया, तब भी नहीं आया समझ में, तब भी लग रहा है कि सर्कल है। फिर हमने क्या करा, हम आंखों को लगातार ऐसे 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 करके उसको देखो देखो, लगातार कंटिन्यूसली ब्लिंक करके 1 नंबर पर पंखा चला कर देखो, तो आपको अलग अलग ब्लेड दिखाई देंगे, आपको अलग अलग ब्लेड दिखाई देंगे। आज करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट, बहुत बार करा मैंने, करा होगा है ना। 1 नंबर पर फैन चलाइए तो अगर आप खुली आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा एक सर्कल घूम रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली ब्लिंक करिए अपनी आइज़ को तो आपको अलग अलग ब्लेड्स दिखाई देंगे, और वो भी ऐसे टक 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 ऐसे आपको दिखाई देंगे ब्लेड्स, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो है सब टाइम का खेल है कि कितने टाइम गैप पर कोई हमको फ़ोटो दिखाई जा रही है। अगला टॉपिक नोट करेंगे। जनरली सर मूविंग ऑब्जेक्ट 24 FPS से ऊपर होता है तो वीडियो लगती है। हाँ, वो इतनी ज़्यादा बारीकी नहीं पता मेरे को, क्या बोल रहे हो, फ्रेम्स पर सेकंड की बात कर रहे हो? अच्छा, हाँ। अब वो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, एक वो आजकल कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, अल्ट्रा HD 4K है ना, तो ये अलग अलग चल रहे हैं। अब इसमें भी कुछ तो सर पिक्सेल्स के लिए होता है कुछ सर। होता है, वीडियो में भी तो क्वालिटी होती है। वीडियो में सर वो FPS होता है, FPS होती है तो सर वो पिक्सेल्स होते हैं। चलो ठीक ये है। होगा सर गेम खेल रहे थे दिन भर, ट्यूशन में आके अच्छा 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 अच्छा, तो ये वीडियो गेम्स का असर है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है जी, समझ गया। आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई जो ये समझा रहे थे, है ना। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, बहुत डेविएट हो गए। लेटरल इन्वर्जन, एक नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन तो समझते होंगे क्या होता है। मिरर के सामने खड़े हुए, राइट हैंड उठाया तो ऐसा लग रहा है लेफ्ट हैंड उठा लिया हमारी इमेज ने, हमने लेफ्ट हैंड उठाया तो ऐसा लगता है कि हमारी इमेज ने राइट हैंड उठाया है। तो लेटरल इन्वर्जन में नोट करें, when an object is placed in front of a plane mirror, when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of image, appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. Full stop. This change of sides of an object and its mirror image
this change of side, this change of sides of an object and its mirror image hello hello and its mirror image is called lateral inversion. is called lateral inversion. मुझे लगता है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, जानते हो, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। Characteristics of an image formed by a plane mirror. First, the image formed is virtual. Full stop. It cannot be obtained on a screen. It cannot be obtained on a screen. तो पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई, पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो इमेज बनेगी उसकी, ठीक है। दूसरी, the image formed is erect. The image formed is erect. It is same side up as the object. It is same side up as the object. Third, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिखें, the image is of the same size as the object. Is of the same size as the object. Fourth, the image is at the same distance behind the mirror. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. As the object is in front of the mirror. Fifth characteristic है, the image formed is laterally inverted.
is laterally inverted. Laterally inverted मतलब वही राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट. एक क्वेश्चन नोट करेंगे. एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ, क्वेश्चन नोट करिएगा, एन इंसिडेंट रे makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. Angle of 35 degree with the surface of a plane mirror, full stop. What is the angle of reflection? What is the angle of reflection? कितना होगा? 35. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. तो क्या करेंगे? लेकिन ये तो इंसिडेंटरी सरफेस के साथ 35 डिग्री बना दिया है. अच्छा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90 माइनस 35 डिग्री. बिल्कुल सही. -35. बिल्कुल सही. चलिए, किसी ने सोचा, देखिए भाई ऐसे नहीं कि सीधा सीधा जो 35 लिखा हुआ है 35 डिग्री ही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. क्या होगा? इन्होंने एक इंसिडेंट रे दी है ऐसे, ये है इंसिडेंट रे. ठीक है. अब वो क्या बोल रहे हैं? एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर. तो वो इंसिडेंट रे सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इसके साथ में एंगल बना रही है 35 डिग्री. तो इस पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा. नॉर्मल का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो 90 में से 35 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये वाला एंगल आएगा ना. ठीक है, कितना हो गया? 55 डिग्री. ठीक है. तो ये 55 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 डिग्री ही होगा. समझ गए? ठीक है. तो आप नोट करिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to 90 degree minus 35 degree is equal to 55 degree, since angle of reflection is equal to angle of incidence. तो ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद एक और क्वेश्चन नोट करें. डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेविड इज ऑब्जर्विंग David is observing his image in a plane mirror. Observing his image in a plane mirror, full stop. The distance between the mirror and his image is 4 meter.
the distance between the mirror and his image is 4 meter, full stop. If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, comma, then the distance between David and his image will be, then the distance So 6 meters. हाँ जी, then the distance between David and his image will be, ऑप्शन ए है 3, 5, 6, 8, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर। 6 मीटर। So 6 meters. बिल्कुल सही, 6 मीटर बिल्कुल ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर डेविड खड़ा हुआ है और डेविड में और डेविड की इमेज में और मिरर में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है। तो इसका मतलब डेविड में और मिरर में भी 4 मीटर का ही डिस्टेंस रहा होगा। अब डेविड 1 मीटर आगे बढ़ जाता है तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, डेविड इधर आ गया तो ये डिस्टेंस रह गया 3 मीटर। तो ये इसकी इमेज भी उतना ही आगे आ जाएगी तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया, 6 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, तो डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। और जो दे रखा था वो मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा था, ठीक है। तो 3 + 3 6 मीटर, ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए जी, इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।